Hello everyone, today we discuss practice set 8 for LT English. So guys, if you are preparing for UP LT grade English and visiting first time this channel, subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TZT, PGT, LT, GIC, UGC exam. And now discuss practice set 8. So first है यहाँ पे who define tragedy in the following manner. Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude. ठीक है, आपको बताना है कि ट्रेजेडी की ये डेफिनेशन किसने दी है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं प्लेटो, शेक्सपियर, एरिस्टोटल, लॉन्गजाइनस। ठीक है, सो एरिस्टोटल अ ग्रीक फिलोसोफर हु डिफाइंस ट्रेजेडी इन हिज पोएटिक्स एंड सेड ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस। ट्रेजेडी क्या है? एक इमिटेशन है किसी भी एक्शन का, और वो एक्शन कैसा होना चाहिए? सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन्होंने अपना जो पोइटिक्स है उसके अंदर जो ट्रेजेडी है उसकी विशेषताएं बताई हैं, और उन्होंने कहा कि जो ट्रेजेडी है उसके 6 कंपोनेंट होते हैं: प्लॉट, करेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टेकल्स, जिसमें इन्होंने प्लॉट को सर्वोपरि माना है। तो ठीक है, एरिस्टोटल इज द राइट आंसर। एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर हैं जिन्होंने ट्रेजेडी को डिफाइन किया है। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 2, व्हाट डज अकॉन को वो डू इवन दो ही इज एडवाइज नॉट टू डू। ठीक है, अकॉन को वो ऐसा क्या करता है जबकि उसको एडवाइस दी जाती है ना, एडवाइज नॉट टू डू, कि वो ना करे। सो आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं मैरी ओजिगो, बीट नवोय ट्वाइस, शादी करता है ओजिगो से, या नवोय को मारता है फिर से, अटैक चीलो, हेल्प किल इकमी फ्यूना। सो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। अब आपको बताना है कि ओकॉन को वो ऐसा क्या करता है जिसकी उसको एडवाइस दी जाती है कि वो ना करे। ठीक है, सो अकन को वो हेल्प किल इकमी फ्यूमा, अकॉन को वो क्या करता है? किल इकमी फ्यूमा हिमसेल्फ टू अवॉइड अपियरिंग अ वीक। मतलब वो इकमी फ्यूमा को मार देता है, मतलब जिससे कि लोग उसको वीक ना समझें, है ना। ये जो अकॉन का वो है ना, इसकी क्या हैबिट है कि इसको ये लगता है कि अगर वो ये नहीं मतलब जो भी कुछ करता है ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए करता है, क्योंकि ये एक वॉरियर है, एक सोल्जर है, ये यूमोफिया जो ट्राइब है यहाँ का। ठीक है, इसके जो फादर थे उनों वो काफ़ी वीक टाइप के थे, तो ये उन मतलब ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, और लोग इसको स्ट्रॉन्ग मानते भी हैं। लेकिन फिर भी ये ऐसी चीज़ें करता है कि लोगों को कभी भी ये एहसास हो ना जाए गलती से भी कि वो कमज़ोर है। ठीक है, अपने बेटे नवोय को मारता रहता है, क्योंकि नवोय क्या है, एक थोड़ा सा लेजी टाइप का, थोड़ा सा वैसा, उसमें थोड़ी सी मतलब वैसी फेमिन नाइन क्वालिटीज़ हैं, उसकी वजह से भी ये उसको मारता रहता है। अपनी वाइफ्स को मारता है, वाइफ को मारने के बाद इसको ये फील होता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब अपनी जो वाइफ हैं उनको ये डोमिनेट कर सकता है, उनको मार सकता है ना, तो ये अपनी वाइफ्स को मारता है। ऐसे ही फिर इकमी फ्यूमा, आपको पता है इकमी फ्यूमा क्या है? मेबांटा, यूमोफिया, 2 ट्राइब्स हैं ना इसमें। यूमोफिया मतलब ये क्लेन्स में ये जो लोग हैं इनकी एक लड़की जो है यहाँ जो ये जो इकमी फ्यूबा है इसके फादर के द्वारा मतलब वो मर जाती है। तो वार से बचने के लिए क्या करते हैं ये लोग? सेटलमेंट कर लेते हैं आपस में, और उसके लड़के को मतलब मेवांटा ट्राइब का जो ये लड़का है इकमी फ्यूमा, इसको ये ले आते हैं, और इसका जो चार्ज है वो अकैन कवो को दे दिया जाता है। मतलब अकॉन कवो इसका फादर बन जाता है और इसको अपने घर में रखता है। 3 साल तक ये यहाँ पर रहता है यूमोफिया में। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि जो एडेज्यू है ना, एजेड्यू, वो आके कहता है कि ऑरेकल का डिक्री आया है, मतलब आदेश आया है, मतलब एक जो देवी गॉडेस हैं उनकी जो ये लोग मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका ये डिक्री है कि अब हमें इकमी फीवा को ज़्यादा जिंदा नहीं रखना है, उसको मार देना है, वो टाइम आ गया है। ठीक है, तो फिर ये लोग अपने घर से इसको, मतलब ये जो अकॉन का वो है, जो ये जो मेन हीरो है इस नोवेल का, ये इसको ले जाता है इकमी फ्यूबा को, और वहाँ पर इनको इनके हवाले कर देता है क्लेन्समैन के। ठीक है, इकमी फ्यूबा को। तो यहाँ पर ये जो एजेड्यू है इसको मना कर देता है कि नहीं भाई, तुमने इसको एज ए सन मतलब इसको पाला है, और इसने तुम्हें अपना फादर समझा है। तो रिश्तों का मतलब क्या होता है कि एक एक विश्वास, एक मर्यादा होती है, वो बनी रहे, इसलिए तुम इसको मत मारो। लेकिन नहीं, और कौन कवो को तो अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है, तो वो कैसे मान जाएगा? तो उसने वो हिमसेल्फ मतलब खुद से इसको मार देता है।
तो लेकिन बाद में फिर उसको इस गलती की जो सज़ा है वो भुगतनी पड़ती है काफ़ी में ना, फिर तो उसका जो है पतन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक इनोसेंट बच्चे को ये मारता है ना, तो ये इसके लिए बहुत ही उल्टा पड़ता है। तो बस यही है ये कि मतलब एडवाइस दी है यहाँ पर एज़ेड्यू ने, जिसको ऑग ब्यूफी एज़ेड्यू बोलते हैं, जो ऑरिकल लेके आता है, उसकी एडवाइस देने के बावजूद भी वो उसको मारता है। सो डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, बाकी तो आपको पता ही है, मैंने सब कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करते आए हैं कि ये मतलब हीरो है, थिंग्स फॉल अपार्ट नोवेल है, चिनुआ एचबे का, नाइजेरियन ऑथर हैं, ठीक है, मैं फिर से रिमाइंड करा दे रही हूँ। इस नोवेल के अंदर 25 चैप्टर हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोग, आ सकता है क्वेश्चन कि कितने चैप्टर हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये कहाँ से लिया गया है, सो ये आप लोग ध्यान रखना। जो डब्ल्यू बी येट्स की पोएम है सेकेंड कमिंग, ओके, वहां से इसका जो है टाइटल लिया गया है। नेक्स्ट पर आ जाओ, है ना, क्वेश्चन नंबर है 3। इन द बैचलर ऑफ आर्ट रामू वॉज, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट में रामू था, रामू कौन था ये आपको बताना है। तो आपको पता है बैचलर ऑफ आर्ट इज द फेमस नोवेल बाय आर के नारायण, ठीक है, चंद्रन इज द मेन हीरो इन द नोवेल। सो यहाँ पर आपको बताना है कि रामू कौन था, चंद्रन्स फ्रेंड था, चंद्रन्स एनिमी है, दुश्मन है उसका, चंद्रन का फादर है रामू, या फिर मालती ब्रदर है ये। सो हु वॉज रामू, ठीक है। सो रामू वॉज चंद्रन्स फ्रेंड, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर, ये इसका क्लोज फ्रेंड है रामू, ठीक है। इस नोवेल के अंदर दो फ्रेंड हैं चंद्रन के, एक तो रामू है और एक है मोहन, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रामू इसका क्लासमेट है, जबकि मोहन इसका ना मतलब इसके घर इसका पड़ोसी है, नाइबर है, और ये एक पोइट है बाई प्रोफेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 4। हु वॉज ज्वेलस ऑफ रंगमा, रंगमा से ज्वेलस कौन होता है, ठीक है। सो आपको पता है रंगमा वही कंठपुरा से है, कंठपुरा नोवेल बाई राजा राव एंड केम इन 1938, 1938 में ये नोवेल पब्लिश हुआ था। एंड इंग्लिश में इसको एक इंग्लिश लिटरेचर का इसको क्लासिक वर्क माना जाता है बाई राजा राम मोहन राय। इसमें ये सब करेक्टर्स हैं, जैसे रंगमा, रांची, रत्ना, कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, मूर्ति इज़ द हीरो इन द नोवेल। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये रंगमा नाम की जो लड़की है, इससे कौन यहाँ पे ज्वेलस होता है, मूर्ति, वेंकमा, रत्ना, नरसम्मा, ठीक है। सो यहाँ पे जो वेंकमा है, वेंकमा वाज ज्वेलस ऑफ रंगमा, सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। रंगमा क्या है, एक एक मतलब ये विधवा है ना, ये कुछ लड़कियां हैं जो बहुत ही कम एज में इनकी शादी हुई थी, जैसे रत्ना है, रत्ना यहाँ पे 10 साल की उम्र में इसकी शादी हुई थी, और 15 साल की लड़की है ये, और 15 साल में ये विधवा हो गई है। रंगमा भी एक विधवा है, लेकिन ये लोग एक्टिव मतलब जो मूवमेंट चल रही है गांधी जी की यहाँ कंठपुरा में, उसके अंदर ये एक्टिव पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। और जो एक समिति है कांग्रेस की जो मूर्ति ने बनाई है ना, उसकी मेंबर है ये। तो मूर्ति आपको पता है कि इज द हीरो, है ना, ऑफ कंठपुरा। कंठपुरा जो नोवेल है उसका हीरो है मूर्ति, जो कि एक ब्राह्मण है बाई कास्ट। और ये जो वेंकमा है, ये वेंकमा एक्चुअली क्या है, एंटी है। एंटी मतलब ये जो मूर्ति की जो पार्टी है, वो जो बनाई है उसने, उसके ये अगेंस्ट है। तो जो भी लोग इसकी पार्टी में हैं, जैसे मूर्ति की पार्टी में कौन कौन है, रंगमा है, रत्ना है, राज, ये सब लोग इसकी पार्टी में हैं। तो वेंकमा उन सब लोगों से चिढ़ेगी जो भी इसकी पार्टी में, क्योंकि अगेंस्ट है ना, ये एंटी है। सो बी इज द राइट आंसर। एंड नरसम्मा आपको पता ही है मूर्ति मदर है, ठीक है, मूर्ति मदर है, याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, वट्टा भट्टा द फर्स्ट डैश इज द ऑपोजिट ऑफ मूर्ति द एजेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ठीक है, आपको बताना है कि भट्टा क्या है यहाँ पर, ब्राह्मण, फॉलोअर ऑफ मूर्ति, फॉलोअर ऑफ गांधी होगा यहाँ पे, है ना, एंड नन। तो ये जो भट्टा है ना, ये भी आप एक तरह से वेंकमा की तरह आप इसे मान लो, भट्टा को भी। भट्टा भी क्या, एक पावरफुल लैंडलॉर्ड है इसके अंदर, और ब्राह्मण है वैसे, लेकिन ये जो मूर्ति है इसके ये अंगेस्ट है, ठीक है, अंगेस्ट है। सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भट्टा द फर्स्ट ब्राह्मण, मतलब ये एक इकलौता ऐसा ब्राह्मण है जो अपोजिट है मूर्ति के, द एजेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये एजेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 6, वाई डज पास जैम फेल इन द ग्रेप ऑफ रेथ, ठीक है। तो ग्रेप ऑफ रेथ से ये क्वेश्चन है, यहाँ पर गलत ये ना पब्लिश हो गया है। ग्रेप ऑफ रेथ है ना, बाई जॉन स्टीनबैक का ये नोवेल है, बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर हैं।
तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो वहाँ पर जॉर्ड फैमिली है उसमें है पा जॉर्ड है ना, माँ जॉर्ड वगैरह मैंने बताया था। तो पा डेंस फेल इन दी, Pa uses sand when he should have used mortar. A tree falls into it. The water supply rise too fast. Pa build a good dam but in a bad place. So B is the right answer. A tree falls into it. ठीक है। पा जॉर्ड कौन है? टॉम जॉर्ड के फादर हैं। टॉम जॉर्ड इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नोवेल द ग्रेप ऑफ द रैक बाय जॉन स्टीनबैग। जॉन स्टीनबैग का आप लोग ध्यान रखना, 19 ये जो नोवेल है इनका 1939 में आया था, और एक साल बाद 1940 में इनको पुलिट्जर प्राइज़ है ना, पुलिट्जर प्राइज़ मिलता है अमेरिकन राइटर को, आपको पता ही है। और मैंने बताया था, और इनको बुक अवार्ड मिला है इस नोवेल के लिए। ठीक है, 1940 में दो दो अवार्ड मिले हैं, सो ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है 7, हाउ डिड द जॉर्ड एक्वायर देयर हाउस। ठीक है, सो जॉर्ड कैसे एक्वायर करते हैं अपने घर को? दे बॉट इन फ्रॉम अ फ्रेंड, दे स्टॉल इट, दे बिल्ट इट, दे बॉट इट फ्रॉम अ लैंड एजेंट, सो दे स्टॉल इट। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, what does the old man remove and eat from the belly of a dolphin? ठीक है, सो स्टिम, फ्लाइंग फिश, सीवीड और प्रेना। सो ये क्या खाता है? फ्लाइंग फिश। तो है ना, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपको पता है ये सेंटियागो अर्नेस्ट हीमिंगवे, ये जो ओल्ड मैन है इसका नाम सेंटियागो है, क्यूबन फिशरमैन है, अर्नेस्ट हीमिंगवे का नोवेल है ना, द ओल्ड मैन एंड द सी। वहाँ से क्वेश्चन है, मर्लिन मर्लिन फिश को जब ये पकड़ता है तो उसको पकड़ने जाता है तो उसको भूख लगती है। नहीं नहीं, यहाँ पे हाउ डज सेंटियागो फाइनली किल द मर्लिन। तो कैसे फाइनली सेंटियागो मर्लिन को मार मार देता है, ये आपको बताना है ना। तो आपको पता है कि ये मर्लिन है, बहुत बड़ी फिश होती है, लगभग 18 फीट लंबी ये फिश है ना। अ, और इसको 84 डेज तक कोई फिश नहीं मिलती, ये भी आपको पता है। लेकिन फिर जो 85th डे है, 85th डे ये क्या करता है? ग्रेट वॉल की तरफ चला जाता है, वहाँ पर फिर इसके मर्लिन जो है इसके उसमें आ जाती है जाल में। फिर ये क्या करता है? बहुत ही बड़ी, और मतलब बहुत बड़ी मछली होती है ये, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको कंट्रोल करना मर्लिन को, इसके लिए, क्योंकि ये ओल्ड मैन है ना, बूढ़ा आदमी है। लेकिन फिर भी ये क्या करता है? हारपून्स जो होता है ना, इन लोगों के पास एक हुक्स टाइप का होता है इस तरीके से, तो ये हारपून्स जो होता है उससे ये इसको इसके हर्ट पर वॉर करता है और इसको मार देता है फाइनली। ठीक है, लेकिन ये फिर घर पर उसको बचा के नहीं ला पाता है, क्योंकि रास्ते में जब इसको ये लेके आ रहा होता है तो शार्क वगैरह को पता चल जाता है कि कोई फिश है, तो उन वो उसकी इसका जो ब्लड होता है ना, जो निकल जब इसको ये मारता है हारपून से, तो इसका जो ब्लड होता है वो समुद्र में फैल जाता है, और उसकी स्मेल से जो बाकी शार्क हैं, समुद्री मछलियाँ, वो इसके ऊपर झपटती हैं और इसका जो मीट है, मतलब मांस है, वो खा लेती हैं। तो जब ये घर तक आता है ना, तो केवल स्केलेटल ही इसके पास रह जाता है, सारा जो मांस है वो ये शार्क खा जाती हैं इसके इसमें समुद्र के अंदर। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। ही मतलब हारपून्स इट थ्रो द हर्ट। ठीक है, next है question number 10. As the novel The Scarlet Letter represent a fight between many contrasts, who is on the side of the good? Pearl, Mistress Hibbins, Roger Chillingworth, Mistress Hibbies and Roger Chillingworth. So Mistress Hibby and Roger Chillingworth is the right answer. ठीक है, so D is the right answer. Next है यहाँ पर, next है क्वेश्चन नंबर 11. इन द आइज ऑफ प्यूरिटन्स, हेस्टर प्राइन, आर्थर डिम्सडेल एंड पर्ल आर विक्टिम ऑफ। ठीक है, ये जो प्यूरिटन्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो हेस्टर है, आर्थर डिम्सडेल है एंड पर्ल है, ये किस चीज़ ये विक्टिम है किसके? सोसाइटी के, सिन के, इनजस्टिस के, फ्रॉड के, किस चीज़ के विक्टिम है? तो इनके अकॉर्डिंग ये सिन सिन के विक्टिम है। ठीक है, इन्होंने पाप किया है, सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पर्ल कौन है? इस हेस्टर प्राइन की इलेजिटिमेट डॉटर है। ठीक है, पर्ल इसकी बेटी है हेस्टर प्राइन की। डिम्स जेल जिससे इसके रिलेशन है, डिम्स जेल यहाँ पर एक डिमिनिश, मतलब इसको डिमिनिश करेक्टर यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें लैक ऑफ विल है, यानी डिमिनिशेस
जो विल पावर है वो डिमिनिश हो जाती है, ठीक है। ऐसे इसे याद रखना डिम्सडेल को। तो डिम्सडेल वो करेक्टर है जिसके अंदर विल पावर की जो विल पावर है वो डिमिनिश हो जाती है, उसका ये सिंबल है। नेक्स्ट है यहाँ पर 12, इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जैक इज़ दी ओनली वन हु, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में जैक अकेला है जो वियर्स ए ब्लैक क्लॉक, फॉरगेट अबाउट रेज्यू, ओन्स अ नाइफ, अ क्रूअल टू पिग्गी, ठीक है। क्या आपका आंसर होगा, बताना है आपको, ठीक है। जैक इज द ओनली वन हु ओन्स ए नाइफ, सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज विलियम गोल्डिंग का फेमस नोवेल है, जिसके लिए इन्हें इन्हें मतलब 1983 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, 1983 में, आप लोग ध्यान रखना। एंड 1988 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी, ठीक है। और ये जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, ये नोवेल क्या है, इसमें दिखाया गया है एडोलेसेंट ग्रुप ऑफ बॉयज़ जिन्हें डेजर्टेड आइलैंड पर उनको छोड़ दिया गया है, क्योंकि जो प्लेन है वो क्रैश कर जाता है और ये लोग जो हैं डेजर्टेड आइलैंड पर आ जाते हैं। टोटल अगर इसमें चैप्टर की बात की जाए तो 12 चैप्टर हैं इस नोवेल के अंदर, ठीक है। और इसकी थीम की अगर बात की जाए तो सिविलाइजेशन वर्सेस सैवेजरी इसकी थीम है नोवेल की, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 13, व्हाट डिड द हंटर्स डू इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये भी वहीं से है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो नोवेल है उससे ये क्वेश्चन। विद द शो आफ्टर दे हैव किल्ड इट, ठीक है। व्हाट डिड द हंटर्स डू, हंटर क्या करते हैं ये बताना है आपको। सो ऑप्शंस हैं आपके, हैलुसिनेट दैट इट हैज़ कम बैक टू लाइफ, लीव इट अलोन, mourn the loss of it and their violent actions, put its head on a stick and offer it as a sacrifice, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर, पुट इट हैड ऑन ए स्टिक एंड ऑफर इट एज ए सेक्रीफाइस, ठीक है। सो याद रखना आप लोग, ये एक पैरोडी है ऑफ कोरल आइलैंड की पैरोडी है, ये भी याद रखना। 12 चैप्टर हैं इसके अंदर। और स्टीनबेक के बारे ये जो हैं विलियम गोल्डिंग को नोबेल प्राइज़ मिला है 1983 में, 1988 में नाइटहुड की उपाधि इनको मिली थी, ये सब कुछ ध्यान रखना। नेक्स्ट है 14, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द हैविसम फॉर्चून, इनके फॉर्चून की सोर्स क्या है, ठीक है। तो आपको पता है हैविसम कहाँ पर आती है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकन्स, अ विक्टोरियन नोवेलिस्ट, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके, लंबर यार्ड, अ कॉटन मिल्स, अ ब्रीवरी, अ नोबल एस्टेट, ठीक है। सो ब्रीवरी इज द सोर्स ऑफ हैविसम फॉर्चून, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 15, व्हाट नेम डज मैगविच यूज टू हाइड हिज आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये जो मैगविच है ना, कौन सा नाम यूज़ करता है अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, ये आपको बताना। प्रोबिस, क्लोविस, है ना, और वेडिस, अंकल कैविट, क्या नाम ये यूज़ करता है, सो प्रोबिस, ठीक है। प्रोबिस मैगविच यूज टू हाइड हिज आइडेंटिटी, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द बैनेट सिस्टर डिसलाइक सोशल इवेंट, ठीक है। कौन सी बैनेट सिस्टर है, ठीक है, जिसको सोशल इवेंट को नापसंद करती है, डिसलाइक करती है, कौन सी है वो। तो आपको पता है ना कि यहाँ पर बैनेट फैमिली है, जिसमें क्या है कि बैनेट डॉटर, मतलब बैनेट फैमिली में 5 अनमेरिड डॉटर्स की कहानी है, जिसमें 5 मतलब 5 बेटियां हैं, जिसमें कौन सी 5 बहनों में से कौन सी बहन है वो जो सोशल इवेंट को डिसलाइक करती है, ठीक है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, मैरी, लिडिया, किट्टी, जैन, ठीक है। सो मैरी, मैरी डिसलाइक सोशल इवेंट, ये जो मैरी है ये डिसलाइक करती है सोशल इवेंट, सो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बाकी आपको पता है लिडिया सबसे लाडली, मैंने बताया था कि इसको ऐसे याद रखना, लाडली है, सबसे छोटी, बेनेट सिस्टर में सबसे छोटी है लिडिया, ठीक है। एंड जैन सबसे बड़ी है, आपको पता है। एलिजाबेथ इज़ द मेन हीरोइन ऑफ द नोवेल, एंड बाकी ये जो मैरी और किट्टी हैं ये आपकी बीच की हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 बहनें हैं, ये 5 डॉटर्स की कहानी है। 17 है, वेयर डू लिडिया एंड विक्रम गो व्हेन दे रन ऑफ फ्रॉम ब्रिटेन टुगेदर,
ठीक है, तो ये आपको पता है लिडिया एंड विकम ये दोनों क्या करते हैं, एक साथ इलॉप कर जाते हैं, है ना, इनका इलॉपमेंट है। तो ब्रिटेन से ये कहाँ जाते हैं, स्कॉटलैंड जाते हैं, लंदन जाते हैं, कैंट चले जाते हैं, ग्लॉसेस्टर। ठीक है, सो ये लोग जो है भाग कर दोनों लिडिया एंड विकम लंदन चले जाते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इन जोसेफ एंड्रयूज। ठीक है, जोसेफ एंड्रयूज इज द नोबल बाई हेनरी फील्डिंग। ध्यान रखना आप लोग, जोसेफ एंड्रयूज नोबल का नाम है। वाई डिड मिस्टर एडम्स एक्सपेक्ट दैट सर थॉमस वुड गिव हिम अ लिविंग। तो इसमें एक करेक्टर है मिस्टर एडम्स जो कि क्लैरेजी माने प्रीस्ट है, मतलब वो है ना, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सर थॉमस उनको देंगे, मतलब लिविंग्स देंगे उनको। क्यों करते हैं वो एक्सपेक्ट, ये बताना है। सर थॉमस ओड मिस्टर एडम मनी, एंड सेकंड है मिस्टर एडम्स इंट्रोड्यूस सर थॉमस टू लेडी बूबी। लेडी बूबी आपको पता है थॉमस की वाइफ है। मिस्टर एडम्स सेव सर थॉमस लाइफ, इन्होंने इनकी लाइफ बचाई थी। या फिर मिस्टर एडम्स हेल्प सर थॉमस गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। ठीक है, सो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। जो एडम है ना, उन्होंने सर थॉमस को पार्लियामेंट में इलेक्ट कराने के लिए हेल्प की थी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 19, इन जोसेफ एंड्रयूज वाई डज लियोनारा जिल्ट होरेसियो इन फेवर ऑफ बेला माइन। ठीक है, तो जोसेफ एंड्रयूज में ये लियोनारा जिल्ट होरेशियो को करती है इन फेवर ऑफ बेलार माइन। क्यों, क्यों करती है? बेलार माइन, बेलार माइन इन लिव्स ऑन कॉन्टिनेंट, लियोनाराज फादर ऑब्जेक्ट टू हॉरेटाइज हॉर्टीज, बेलार माइन इज वेल्दियर। ठीक है, सो बेलार माइन क्या है, वेल्दियर है। ठीक है, रिच है ये, so इसलिए 19 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज माइकल डिसाइड टू डू व्हेन ही डिस्कवर हिज वाइफ एमिग्रेट। ठीक है, माइकल क्या करने का डिसीजन लेता है जब उसको ये पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है वो एमिग्रेट कर गई है। ठीक है, माइकल आपको पता है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज बाय थॉमस हार्डी, वहाँ से ये क्वेश्चन है। ठीक है, माइकल कौन है? एक घास कटर है, घास काटने वाला है, घसियारा जिसको हिंदी में बोलेंगे हम। घास कटर है, ये अपनी वाइफ को शराब की नशे में बेच देता है। ये सब कुछ स्टोरी मैंने आपको बताई है ना। तो जब वो चली जाती है ना, अब वो चली जाती है, जब इसको जब होश आता है तो इसे पता चलता है कि वो जा चुकी है। तो ये कहाँ पर मतलब क्या डिसीजन ये लेता है? तो गो बैक टू फर्मिटी वोमेन, फर्मिटी वोमेन के पास चला जाता है, सेटल इन कैस्टर ब्रिज, फाइंड ए न्यू वाइफ, नई शादी कर लेता है, सेव मनी टू फॉलो ऑन द बोट। क्या करता है ये? सो सेटल इन कास्टर ब्रिज। ठीक है, कास्टर ब्रिज में ये सेटल हो जाता है एंड बाद में ये वहाँ का मेयर बन जाता है, यानी बड़ा आदमी बन जाता है। कहाँ तो बिगनिंग में ये घास काटने वाला है और कहाँ ये एक मेयर बन जाएगा, एंड लास्ट में ये फिर से गरीब हो जाएगा। यही चलता रहता है इसके साथ। 21 है, हाउ डज लुसेटा रिएक्ट टू द टाउन्स पीपल अटेम्प्ट टू शेम हर। ठीक है, लुसेटा का अफेयर था, आपको बताया माइकल के साथ में, है ना। तो इनके जो लव अफेयर हैं उनका पर्दाफाश हो जाता है लोगों के सामने और इसको काफ़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। ठीक है, इसकी कमेटी निकाली जाती है, इसको मतलब काफ़ी बदनाम ये हो जाती है। तो इसका जो रिएक्शन है वो आपको बताना है। सी लीव्स कास्टर ब्रिज इमीडिएटली, इमीडिएटली कास्टर ब्रिज छोड़ देती है। सी हैज़ एन एपिलिप्टिक फिट एंड डाइज। ठीक है, तो इसको क्या होता है कि एक एपिलिप्टिक फिट आता है एंड ये मर जाती है। सो सी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 22, बॉक्सर इज बरीड इन दी। ठीक है, तो ये बॉक्सर आपको पता ही है एनिमल फॉर्म, एनिमल फॉर्म जानवरों का घर, जॉर्ज ऑरवेल का फेमस नोवेल है जो कि पब्लिश हुआ था 1945 में, 1945। उसमें एनिमल्स के नाम हैं जैसे बॉक्सर, मॉलियर, है ना, जिम, अलग अलग नाम है। तो ये घोड़ा जो है यहाँ पे मर जाता है और इसको फिर कहाँ पे बरीड किया जाता है? कॉटेज, ऑर्चेड, माउंटेन्स, फॉरेस्ट। तो ऑर्चेड में। ठीक है, वाई डज चार्लोट मैरी मिस्टर कॉलिंस। ये जो मिस्टर कॉलिंस हैं इनसे ये चार्लोट शादी क्यों करती हैं? ठीक है, तो आपको पता है मिस्टर कॉलिंस कहाँ पे आते हैं? प्राइड एंड प्रेजुडाइज। ये ध्यान रखना, आप लोग करेक्टर्स से क्वेश्चन आते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडाइज बाई जैन ऑस्टिन। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो चार्लोट एक करेक्टर है वो इससे शादी कर लेती है कॉलिन से। क्यों? तो चार्लोट मैरी आपको पता है ना, एलिजाबेथ है ना उसकी जो हीरोइन है मेन, उसकी बेस्ट फ्रेंड है ये एलिजाबेथ बैनेट की। सो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, सी वॉन्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सी इज फ्लैटर्ड बाई हिज अफेक्शन,
एलिजाबेथ एडवाइजेज हर टू डू शो, वो उसको करने को कहती है, सिंस जॉय कन्वर्सिंग विद हिम, ठीक है। सो जो चार्लोट है वो शादी इसलिए करती है कॉलिन से, शी वांट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहती है। वुमेन को एक रिच आदमी से शादी करनी होती है इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि वो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए। 24 है, हाउ डज पिप हेल्प हर्बर्ट, ठीक है। ये जो पिप है ये हर्बर्ट की हेल्प कैसे करता है, तो आपको पता है कि जो हर्बर्ट है, अब मैथ्यू हर्बर्ट का बेटा है ना, मैथ्यू हर्बर्ट वो है जो पिप को ट्यूशन देता है लंदन में। और ये जो मैथ्यू हर्बर्ट है जो है ये कजिन है मिस हैविसम का, ठीक है। तो ये कैसे इसको हेल्प करता है ये बताना है। सी गेट हर्बर्ट आउट ऑफ जेल, ही गिव हर्बर्ट सम कैश, कैश देता है उसको, जेल से बाहर निकलवाता है। ही सीक्रेटली सेट अप अ जॉब फॉर हिम, ही लीव्स हर्बर्ट हिज इनहेरिटेंस। तो कैसे इसको हेल्प करता है ये बताना है। सो पिप हेल्प हर्बर्ट सेट अप अ जॉब फॉर हिम, ठीक है, उसको जॉब देकर ये उसकी हेल्प करता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 25, लैम्स रोट अ लेटर इन 1796 टू, ठीक है। एक लेटर लिखा था चार्ल्स लैम ने 1796 में, किसको लिखा था वो बताना है। तो आप समझ गए, लैम, चार्ल्स लैम प्रिंस ऑफ एसेस्ट इनको माना जाता है। इनका वर्क है आपके सिलेबस में ड्रीम चिल्ड्रन, जिसमें इनके काल्पनिक बच्चे हैं ना, एलिस, जॉन वगैरह। तो किसको इन्होंने लेटर लिखा था, कॉलर इज़ मैरी स्टील सैली। So Lamb wrote a letter in 1796 to Coleridge. So A is the right answer. 26 है, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट अ प्ले इन इज रिटिन बाय, ये प्ले का नाम है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ठीक है। वर्ल्ड वेल लॉस्ट प्ले रिटिन बाय जॉन ड्राइडन। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 27, हु इज द वाइफ ऑफ एंटनी, एंटनी की वाइफ कौन है, एंटोनिया, क्लोपेट्रा, एग्रिपिना, ऑक्टेविया। सो ऑक्टेविया इज द वाइफ ऑफ एंटोनी, सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑक्टेविया ध्यान रखना। नेक्स्ट है 28, इन ऑल माई सन्स वेयर वॉज द डिफेक्टिव सप्लाई सेंट, ठीक है। ऑल माई सन्स में जो डिफेक्टिव सप्लाई है वो कहाँ भेजी जाती है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, कोलंबस, आर्मी एयरफोर्स, नोवल हेडक्वार्टर। तो आर्मी एयरफोर्स में ये जो डिफेक्टिव सप्लाई है वो भेजी जाती है, ठीक है। 29 है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटिन अ फेयरवेल पार्टी, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो वर्क है ए फेयरवेल पार्टी, इसके राइटर कौन है, ठीक है। सो ये सिंपल है क्वेश्चन। फेयरवेल पार्टी की राइटर हैं कमला दास, राजा राव, अनीता देसाई, आर के नारायण। सो अनीता देसाई, ठीक है, अनीता देसाई इज द राइटर ऑफ अ फेयरवेल पार्टी, ठीक है। इन्होंने बहुत ही फेमस वर्क लिखा है फेयरवेल पार्टी, ध्यान रखना अनीता देसाई का वर्क है। 30 है, दिस साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैसन इज रिटन बाय, तो ये लाइंस कहाँ से ली गई है ये आपको बताना है, ठीक है। ये पोइट्री से आ गए क्वेश्चन आपके, अभी तक तो नोवेल से चल रहे थे, अब पोइट्री से क्वेश्चन आया है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो वर्ड्सवर्थ, कीट्स, मिल्टन, जीबी शॉ, ठीक है। सो दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम टिंटन एबी बाय वर्ड्सवर्थ, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की पोइम है टिंटन एबी, वहाँ से ये लाइन जो है ली गई है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31, अ शेप विद लॉइन बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन, दिस लाइन अपीयर इन। सो अगेन पोइट्री से लाइन ली गई है, कहाँ से ली गई है बताना है। बाइटियम, लेडा एंड द स्वान, द सेकेंड कमिंग, नन ऑफ दी, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये लाइन ली गई है, बहुत ही फेमस पोइम है W.B. ईट्स की, द सेकेंड कमिंग, ठीक है। सो आप लोग याद रखना, सेकेंड कमिंग बाई W.B. ईट्स, वहाँ से ये लाइन ली गई है, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 32, 9 सोल्जर आउट ऑफ 10 आर बॉर्न फूल्स, ठीक है। तो 9 मतलब 10 लोग पैदा होते हैं, उनमें से क्या होता है कि मतलब 10 में से 9 सोल्जर जो होते हैं वो फूल होते हैं, फूल पैदा होते हैं। हु अटर्ड, तो ये स्टेटमेंट है, किसने बोला है, तो ये क्वेश्चन आपका ड्रामा से है ना। हु अटर्ड, ब्लंटसली इन आर्म्स एंड द मैन, सर्जियस इन आर्म्स एंड द मैन, निकोला इन आर्म्स एंड द मैन, नन ऑफ दी, ठीक है। तो ये सारे जो करेक्टर हैं आप लोग ध्यान रखना, ब्लंटसली, सर्जियस, निकोला, ये तीनों की तीनों करेक्टर आपके आर्म्स एंड द मैन से हैं, जो कि बहुत ही फेमस प्ले है बाई जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो ये ब्लंटसली बोलता है, ब्लंटसली बोलता है इन आर्म्स एंड द मैन में। सो ए इज़ द राइट आंसर, ओके।
नेक्स्ट है 33, हु इज़ द किंग ऑफ धर्मपुरा। धर्मपुरा का किंग कौन है? धर्मवीर, धर्मशिला, धर्मराज, विद्यासागर। सो धर्मशिला इज द किंग ऑफ धर्मपुरा, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 34, इराज इज ए करेक्टर अपीयर्स इन। ये जो इराज है ये करेक्टर कहाँ पे अपीयर होता है? द राइवल्स लेडीज, ऑल फॉर लव, है ना, टिरामिक लव, द इंडियन क्वीन। सो आपको पता है ऑल फॉर लव बाय जॉन ड्राइडन, वहाँ पे इराज आपको अपीयर होता है। नेक्स्ट है 35, हाउ मैनी सिलिंग डज कैप्टन बॉबाजिल ओ टू कैप। कितनी सिलिंग लेता है? 10 सिलिंग, 25, 40, 50, ठीक है। सो 40 सिलिंग, 40 सिलिंग कैप्टन बॉर्डाडिल ओ टू गैप। सो सी इज द राइट आंसर। 36 है, हु इज़ द हीरो ऑफ द प्ले द हैरी एप। सो ये सिंपल है, हैरी एप का हीरो कौन है आपको बताना है। पैडी है, लॉन्ग है, मिल्ड्रेड है, डगलस यंग, कौन है? सो यंग इज द हीरो ऑफ द प्ले हैरी एप। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 37, इन विच सेंचुरी डिड ओ नेल गेट नोबल प्राइज। ठीक है, ओ नेल को भी नोबल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए, किस ईयर में मिला है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, इन 1936, 1936 में इनको नोबल प्राइज़ मिला है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 38, द नेम ऑफ चंद्रन फादर। चंद्रन के फादर का नाम क्या है? पता ही है आप लोगों को बहुत अच्छे से, चंद्रन इज़ द हीरो ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट बाय आर के नारायण। कितनी बार मैंने इसको रिपीट करवाया है क्वेश्चंस को, जितनी बार मैंने प्रैक्टिस सेट, जो भी प्रैक्टिस सेट कराया है उसमें मल्टीपल टाइम हर करेक्टर को बार बार रिपीट कराया है कि जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रहे, एग्जाम में आप भूलोगे नहीं। तो ये चंद्रन आपको पता है, हीरो, बैचलर ऑफ आर्ट। इसके फादर का नाम है H.C. वेंकटाचला अय्यर। और मैंने आप लोगों को याद कराने के लिए ये भी बोला था कि H.C. मतलब क्या है, हाई कोर्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है H.C. तो ऐसे याद रखना कि ये जो है अपने प्रोफेशन से क्या है, जज हैं, ठीक है, जज हैं इसके पापा चंद्रन के। तो H.C. से याद रखना, H.C. वेंकटाचला अय्यर, ठीक है। कृष्णा स्वामी भी है, गजापति आपको पता ही है, नैनो। नेक्स्ट है 39, होम डिड चंद्रन मैरी इन द एंड ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट। अब बैचलर ऑफ आर्ट में शादी किससे करता है चंद्रन? मालती से, नलिनी से, सुशीला, लक्ष्मी। ध्यान रखना आप लोग, मालती से तो वो प्यार करता है, उसका फर्स्ट साइड लव है मालती। एंड लक्ष्मी एक काल्पनिक नाम है जो ये मालती को देता है। मतलब मालती रियल नेम है, लेकिन मालती का काल्पनिक नाम जो चंद्रन यूज़ करता है वो है लक्ष्मी। एंड सुशीला वो लड़की है फाइनली जिससे वो शादी करता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। 40 है, द बैचलर ऑफ आर्ट वॉज पब्लिश्ड इन। अब ये पब्लिश कब हुआ था, ये नोवेल आपको बताना है। इन 1937, है ना, तो 1937 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। सेटिंग इसकी मालगुडी है, ये भी याद रखना। आर के नारायण ने फर्स्ट टाइम आपका 1935 में स्वामी एंड फ्रेंड में मालगुडी को इंट्रोड्यूस किया है, फिर बाद में इसमें किया है। 41 है, इन दी नोबल कंठापुरा द विलेज पटेल वॉज। तो कंठपुरा नोबल आपको पता ही है, राजा राव का है ना, 1938। विलेज में पटेल कौन है? मूर्ति, भट्टा, रंगमा, रंगा गौड़ा। सो रंगा गौड़ा आपको पता है, इसको लोग कहते हैं पटेल ऑफ द विलेज। मतलब ये गांव का सरदार पटेल है, इसको बोल जैसे क्वेश्चन आएगा कि गांव का सरदार पटेल कौन है, तो आप लोग ध्यान रखना रंगे गौड़ा। अगर क्वेश्चन आए कि गांव का टाइगर कौन है, इसको दो उपाधि मिली हुई है, टाइगर ऑफ द विलेज, पटेल ऑफ द विलेज, रंगे गौड़े को, ठीक है। रंगवा आपको पता है कि एक विडो है ना, मूर्ति के उसमें साथ रहती है मूवमेंट में, और भट्टा इसका एंटी है मूर्ति का। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, इन द नोवेल कंठापुरा हु स्टार्टेड टेलिंग अबाउट द विलेज कंठापुरा एज द फीमेल नरेटर। सो कंठापुरा जो नोवेल है उसमें ये जो है विलेज के बारे में बताता कौन है, नरेटर कौन है इसका? रत्ना, अचक्का, रंगमा, नन ऑफ दी। सो अचक्का, अचक्का इज दी नरेटर ऑफ द नोवेल कंठापुरा, ठीक है। एक ब्राह्मण औरत है अचक्का जो इस नोवेल को नरेट करती है, और ये क्लासिक माना जाता है राजा राव का। नेक्स्ट है 43, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, करेक्टर आप ध्यान रखना, पेपो, मैगवेज, मिस हैविसम, एस्टेला, जॉ ग्रिगोरी और जैगर्स ईटीसी आर द करेक्टर्स हु अपीयर इन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं। चार्ल्स डिकेंस का फेमस नोवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, तो वहाँ से लिए गए हैं।
सो सी इज़ द राइट आंसर 1861। नेक्स्ट है यहाँ पर 44, हाउ डिड पिग्गी गेट सक्सेस टू समन द चिल्ड्रन स्कैटर्ड ओवर द आइलैंड। ठीक है, सो प्रोड्यूसिंग अ साउंड थ्रो अ ट्रम्पेट, बर्निंग फायर ऑन हाई प्लेस, सर्चिंग ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, प्रोड्यूसिंग ए साउंड थ्रो अ कॉन्च सेल। ठीक है, सो प्रोड्यूसिंग ए साउंड थ्रो ए कॉन्च सेल, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉन्च मतलब होता है शंख, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, कॉन्च माने होता है शंख, तो आप लोग, कॉन्च मतलब होता है शंख। ठीक है, सो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर 45, गांधी खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। ठीक है, तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें अपने सभी आंदोलन के बारे में इन्होंने खुद से बताया है। तो खिलाफत आंदोलन का भी उन्होंने जिक्र किया है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था ये बताना है। ठीक है, तो इन 1919 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 46, ऑटोबायोग्राफी ऑफ पंडित नेहरू वॉज पब्लिश्ड इन अप्रैल। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, वो कब पब्लिश हुई थी आपको बताना है। सो इन 1936, 1936 में वो पब्लिश हुई थी। और इनकी भी ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एंड 47 है, इन द इवेंट ऑफ सक्सेस सैंटियागो वोज फॉर मेकिंग ए पिलग्रिमेज टू। ठीक है, तो जो स्ट्रगल चलता है सैंटियागो का फिश के साथ, तो अब वो कसम खाता है कि वो ये सारा कुछ ख़त्म करने के बाद एक पिलग्रिमेज पे जाएगा। वो पिलग्रिमेज क्या है? वर्ज इन द कोबरा, कैंटरबरी, जेरूसलम, नन ऑफ दी। सो वर्ज इन द कोबरा, सो ए इज़ द राइट आंसर। 48 है, हाउ ओल्ड आर यू, इज दिस योर फर्स्ट ट्रिप, टू whom does Santiago refer saying this। तो किससे कह रहा है यहाँ पे सैंटियागो? ठीक है, मैंडोलिन है, मार्लिन है, वार्बलर, अ बर्ड, नन ऑफ दीज। सो एक वर्ड है यहाँ पर ना, वो उससे बातें करता है। वही जब मर्लिन को वो पकड़ने के लिए वो कर रहा है समुद्र में स्ट्रगल, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक चिड़िया से होती है। 49 है, who reveals to the pupil of Castor Breeze that Hanchard sold his wife। ठीक है, तो कास्टर ब्रिज के अंदर ये चीज़ कौन रिवील कर देता है कि जो हैंचर्ड था उसने अपनी वाइफ को बेच दिया था? डोनाल्ड, मिस्टर न्यूसन, सूसन, द फेर्मिटी वोमैन। कौन बताता है? तो आपको पता है ये न्यूसन तो सेलर है जिसको इसने बेचा था अपनी वाइफ को इन 5 गिनीज। भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कितने गिनीज में बेचा था, कितने पैसों में बेचा था? 5 गिनी। सुसन इसकी वाइफ है। डोनाल्ड फारफ्रेज का मतलब वो ये पार्टी मतलब जिसको वो बनाता है मैनेजर, तो ये फर्मिटी वो मैन है। ठीक है, तो याद रखना डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 50, हु इज हैंचर्ड स्पीकिंग ऑफ व्हेन ही सेज हाउ दैट फेलो डज ड्रॉ मी, आई सपोज इज बिकॉज आई एम सो लॉन्ली। किसके लिए कह रहा है वो यहाँ पे हैंचर्ड? ठीक है, सो डोनाल्ड फारफ्रे। ठीक है, यहाँ पे जो डोनाल्ड फारफ्रे है जिसको ये मतलब इतना इसने अपना मैनेजर बनाया और इसको सारा कुछ दिया पोस्ट वगैरह, लेकिन बाद में यही इसका मतलब इसका डाउनफॉल करा देता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। 51 है, हाउ डू द टाउन्स पीपल फील अबाउट द यूनियन बिटवीन द विडो न्यूसन एंड द मेयर। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके। दे थिंक द मेयर इज मैरिंग बेनीथ इज स्टेशन, दे। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं आपके। ए करेक्ट है आपका, है ना? दे थिंक द मेयर इज मैरिंग बेनीथ इज स्टेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर 52, वॉट इज फारफ्रे प्लान टू रिलीज द लेडी इन जर्सी फ्रॉम हर कमिटमेंट। ठीक है, तो फारफ्रे का प्लान क्या है? फारफ्रे शुड मैरी हर टू फाइंड ए वाइफ, माइकल शुड मैरी हर एंड ऑनर द कमिटमेंट। सी है यहाँ पे, फारफ्रे शुड write a letter telling her Michael wife has returned, Michael should write a letter telling her his wife has returned। So what is the answer? क्वेश्चन नंबर है 52। So C is the right answer। फारफ्रे should write a letter telling her Michael's wife has returned, कि माइकल की जो वाइफ है वो लौट आई है। नेक्स्ट है यहाँ पर 53, इन दी नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइज मिस्टर कॉलिन्स वॉज अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ।
ठीक है। तो मिस्टर कॉलिंस आपको पता ही है प्राइड एंड प्रेजुडाइज में है ये, और ना चार्लोट से शादी करते हैं। इनका एम्प्लॉयमेंट बताना है। लेडी कैथरीन, मिस्टर बिंगली, मिस्टर डर्सी, नन ऑफ दीज। तो किसके अंडर हैं ये? लेडी कैथरीन, ठीक है। इनका अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेडी कैथरीन, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54। इन द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइज हु वॉज मिस्टर कॉलिंस? कॉलिंस हैं कौन प्राइड एंड प्रेजुडाइज में? क्लर्जी मैन, बिजनेस मैन, लैंडलॉर्ड है? नन ऑफ दीज। सो नन ऑफ दीज, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 55। whom देवराज wanted to molest in the novel टू वर्जिन्स? ठीक है। देवराज टू वर्जिन्स में मॉलेस्ट करना चाहता है किसको? सरोजा, ललिता, मेंडोजा, कमला, किसको करना चाहता है? ठीक है। तो कमला तो राइटर है इसकी, कमला मार्केंडिया। और ललिता और सरोजा की कहानी है टू वर्जिन्स के अंदर, जो दोनों की लड़कियों का क्या होता है इसके अंदर? शोषण होता है एक तरह से। ललिता जो है मिस्टर गुप्ता की बातों में आ जाती है, और ये जो सरोजा है इसकी छोटी बहन, इसको ये मॉलेस्ट करने की कोशिश करता है देवराज, जो कि असिस्टेंट है मिस्टर गुप्ता का, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56। हु केयर्स मेनली फॉर कार्स एंड गर्ल्स इन द नोवेल द ग्रेप ऑफ रेथ? ठीक है। तो ये जो नोवेल है ग्रेप ऑफ रेथ बाय जॉन स्टीनबैक, इसमें कौन है जो कार के बारे में और लड़कियों के बारे में केवल केयर करता है? मतलब उसे लड़कियों की पड़ी रहती है, कार की पड़ी रहती है, ये कौन है? टॉम जॉर्ड, जॉन जॉर्ड, अल जॉर्ड, पा जॉर्ड। तो ये एल जॉर्ड है, ठीक है। एल जॉर्ड इज़ द यंगर सन ऑफ जॉर्ड फैमिली, ठीक है। यहाँ पे जॉर्ड फैमिली है जिसका मेन प्रोटागोनिस्ट आपका टॉम जॉर्ड है, ठीक है, इस नोबल का। और जॉन जॉर्ड इसका बड़ा बेटा है, जिसको ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे लाइक नहीं करते। एंड एल जॉर्ड सबसे छोटा है। एंड पा जॉर्ड फादर हैं फैमिली में, ठीक है। तो सॉरी, ये जो सी था ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, एल जॉर्ज, जिसको कार और गर्ल्स की पड़ी रहती है। 57 है। हु इज़ मिस्टर हिबिन्स इन द नोवेल द स्कारलेट लेटर? तो ये मिस्टर हिबिन्स कौन है? ये जो नोबल है स्कारलेट लेटर, इसमें कौन है? ये डॉटर हैं डिम्सडेल की, सिस्टर ऑफ बेलिंगम है, वाइफ ऑफ चिलिंगवर्थ हैं, बिलव्ड ऑफ बेलिंगम है, ठीक है। तो ये सिस्टर हैं बेलिंगम की, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। बेलिंगम कौन है? गवर्नर है इसमें नोवेल का। एंड 58 है। हु इज़ द सिस्टर ऑफ मिसिस क्लैरिसा डॉलोवे इन दी नोवेल मिसिस डॉलोवे? तो मिसिस डॉलोवे में क्लैरिसा जो डॉलोवे हैं मेन प्रोटागोनिस्ट नोवेल की, उनकी सिस्टर का नाम क्या है? मिस इज़ाबेल, पॉल, एलिजाबेथ, क्या है नाम? ठीक है। तो सिल्विया, सिल्विया इज द नेम ऑफ द सिस्टर ऑफ क्लैरिसा डॉलोवे, सो सी इज द राइट आंसर। 59 है। द नेम ऑफ मिस्टर जोन्स डंकी इज़ इन एनिमल फॉर्म? तो मैं आपको पता ही है एनिमल फॉर्म जानवरों का घर, जिसमें बहुत सारे जानवर्स रहते हैं। मिस्टर जॉन्स उनके ऑनर हैं, है ना। और उन जानवर्स के नाम भी हैं अलग अलग, जैसे बॉक्सर है, घोड़ा है, घोड़े का नाम है। तो डंकी का नाम बेंजामिन है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि डंकी का नाम क्या था? बेंजामिन। और घोड़े का नाम आए तो बॉक्सर है। नेक्स्ट है यहाँ पर 60। कीलो डेजिग्नेट इन द नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट एज वाइफ ऑफ अकोनकोवो, अ प्रिस्टेस, बिलव्ड ऑफ इक्मीफ्यूमा, और सिस्टर ऑफ एजीमा। तो एजीमा तो अकोनकोवो की बेटी है, इक्मीफ्यूमा वो बच्चा है दूसरी वाली ट्राइब का, जिसको मार देता है अकोनकोवो, ठीक है। पहले तो सिर्फ बेटे की तरह पालता है, फिर मार देता है। वाइफ ऑफ अकोनकोवो नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा बी, अ प्रिस्टेस है, ये पुजारिन है, ठीक है। नेक्स्ट है 61। इन द वेस्टलैंड वेयर डज मैरी फील फ्री? ठीक है। वेस्टलैंड द पोएम बाई टी.एस. इलियट, वेरी फेमस पोएम है ना, डिवाइडेड इन 5 सेक्शन, 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, बहुत लॉन्ग पोएम है टी.एस. इलियट की, ठीक है। तो वहाँ पर जो मैरी है, मैरी एक करेक्टर है, वो कहाँ पर फ्री फील करती है? इन द माउंटेन, एट द शी शोर, इन द फॉरेस्ट, एट द सीमेट्री। सो मैरी Mary feel free in the mountains. So A is the right answer. 62 है। In the wasteland, according to this poet, what is the cruelest month? ठीक है। सो आपको पता ही है ये पोएम की शुरुआत होती है, इसकी ओपनिंग लाइन ही है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। तो अप्रैल, अप्रैल को वो यहाँ पे क्रूएलेस्ट मंथ कह रहे हैं। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 63। वॉट डज मिकेन एंड गोल्डबर्ग आर्ग्यू दैट द नंबर दे टोंट स्टैनली विद इज? ठीक है। इमेजिनरी, सॉलिड एंड स्टेबल, रियल, नेसेसरी,
and possible. So necessary and possible. D is the right answer. 64 है where does Goldberg and McCann tell Patty they are talking Stanley when he enters the scene in Act 3 Part 2 from Act 3 Part 2. तो आपको पता है ये बर्थडे पार्टी है जो हैरोल्ड पिंटर का ड्रामा, वहाँ से क्वेश्चन है, एब्सर्ड ड्रामा है, ठीक है. टू देयर हाउस, टू अनदर बोर्डिंग हाउस, टू हिज हाउस, टू ए डॉक्टर. सो टू ए डॉक्टर. डी इज द राइट आंसर. 65 है मिस्टर युगैंडिस इनवाइट द नरेटर टू. ठीक है, मिस्टर युगैंडिस नरेटर को इनवाइट करते हैं वेनिस, द प्लाजा, द रिड्स, द कैनन स्ट्रीट होटल. सो ध्यान रखना आप, द कैनन स्ट्रीट होटल. 66 है आई मेड द बॉय रन फास्ट. ठीक है, मैंने लड़के को तेज दौड़ाया. इसकी हिंदी क्या बनेगी? आई मेड द बॉय रन फास्ट की मैंने लड़के को तेज दौड़ाया. नेक्स्ट है 67 चंद्रन टुक द एजेंसी ऑफ. ये किसकी एजेंसी लेता है? द डेली मैसेंजर, द डेली न्यूज़, द हिंदुस्तान टाइम, नन ऑफ दिस. ठीक है, सो न्यूज़पेपर की एजेंसी लेता है चंद्रन नोबल के अंदर. उसका नाम है द डेली मैसेंजर. सो ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है 68 देन इट ऑट नॉट टू मेक एनी डिफरेंस टू यू वेदर यू मैरी और नॉट एंड सो वाई डोंट यू मैरी when you know that will please your parent, when you are getting a lot of money and when you are earning so well. कौन कहता है ये? रामू कहता है, वीरा स्वामी, मोहन, नन ऑफ दिस. ठीक है, तो चंद्रन का फ्रेंड है मोहन, मोहन उसको एडवाइस देता है. 69 है आर के नारायण इज कॉन्टेंट लाइक ऑस्टीन हुज कमेंट इज दिस. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने एमसीक्यूज कराए थे आपको बैचलर ऑफ आर्ट के आर के नारायण के, वहाँ भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि आर के नारायण का जो कंटेंट है वो ऑस्टीन की तरह है. ये स्टेटमेंट किसका है? ठीक है, सो प्रोफेसर श्रीनिवास ने ये कहा है. नेक्स्ट है यहाँ पर 79 सोल्जर आउट ऑफ 10 आर बॉर्न फूल. ठीक है, 9 सोल्जर 10 में से फूल पैदा होते हैं. ये स्टेटमेंट है आपका, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था. ब्लड सलीन आर्म्स एंड द मैन बोलता है. 71 है शेव विद लॉइन बॉडी. ठीक है, लॉइन बॉडी मतलब शेर वाला शरीर, एंड द हेड ऑफ मैन जिसमें हेड का मतलब आदमी का सिर है. दिस लाइन अपीयर्स इन. सो आपको पता है ये सेकंड कमिंग से है ये लाइन, सेकंड कमिंग बाय WB ईट्स. ठीक है, जैसे नरसिंह अवतार हुआ था हमारे यहाँ वही. हु अकॉर्डिंग टू बेसिनियो इज टू वाइल्ड टू रूट द एंड बोल्ड ऑफ वॉइस. ठीक है, सो यहाँ पर आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस से क्वेश्चन है. बेसेनियो बेसेनियो को कौन वाइल्ड, रूड और बोल्ड ऑफ वॉइस लगता है यहाँ पे? सो लिनांडो, ग्रेशियानो, साइलॉग, नन ऑफ दी. सो ग्रेशियानो. ठीक है, ग्रेशियानो ना बेसिनियो के अकॉर्डिंग वाइल्ड है, रूड है ना, इस तरीके का करेक्टर है. 73 है विच इज़ द लास्ट लाइन स्पोकन बाई शाइलॉक इन दी प्ले. ठीक है, तो ये प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक की जो लास्ट लाइन है वो बतानी है. तो ये बोलता है लास्ट में आई एम नॉट वेल सेंड द डैड आफ्टर मी. 74 है बिसाइड टू स्काई लार्क वॉट इज़ अनदर ग्रेल फेमस पोइम फ्रॉम द 19th सेंचुरी. तो स्काई लार्क आपको पता है कि पीबी शैली की पोइम है. इसके अलावा और कौन सी फेमस पोइम है 19th सेंचुरी की जो आपको बतानी है यहाँ पे? ठीक है, तो वो है और टू ए नाइटिंगल, द रेवन, द क्रो, द सॉन्ग ऑफ द क्रेंस. तो ये और टू ए नाइटिंगल है. ठीक है, ये बहुत फेमस पोइम है 19th सेंचुरी की बाई जॉन कीट्स, ध्यान रखना. नेक्स्ट है 75 वॉट डज मैग से शी अज्यूम स्टैनली इज डूइंग ड्यूरिंग हर कन्वर्सेशन विद पैटी इन एक्ट 1 पार्ट 1. ईटिंग, स्लीपिंग, वॉचिंग टेलीविजन, टेकिंग ए शावर. स्लीपिंग. बी इज द राइट आंसर. How many men does Patty tell Meg encountered that may be boarding with them? ठीक है, कितने मैन के बारे में पैटी जो है मैग को बताता है? 4, 5, 2, 3. सो टू मैन. ठीक है, टू मैन के बारे में बताता है. 77 है व्हाट इज़ द यूज़ फॉर ऑर्नामेंट इन ऑफ स्टडीज़. ठीक है, सो आपको पता है ऑफ स्टडीज़ इज़ ऐसे बाई फ्रांसिस बैकन. ठीक है, जिसमें उन्होंने स्टडी के यूज़ बताए हैं कि ऑर्नामेंट बताया है, एबिलिटी बताया है. तो ऑर्नामेंट से उनका क्या मतलब है ना? प्राइवेटनेस, रिटायरिंग, इन डिस्कोर्स, नन ऑफ दीज.
ऑर्नामेंट से मतलब है कि आप अपनी जो है आप अगर आपको नॉलेज होती है तो आप अपनी जो स्पीच है ना, राइटिंग है, कुछ भी है, उसको आप उसको डेकोरेट कर सकते हो शब्दों के माध्यम से, है ना। अगर आपकी अच्छी वर्ड पावर है ना, तो आप क्या करोगे, उसको और डेकोरेट कर सकते हो एक एलो एलो इलेबोरेटिंग वे में आप उसको बोल सकते हो। सो इन डिस्कोर्स इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इन डिस्कोर्स मतलब आपका वही आपका जो है लेखन या बोलने का जो भी है। नेक्स्ट है 78, व्हाट इज़ द यूज़ फॉर एबिलिटी इन बेकन्स ऑफ स्टडीज़, ठीक है। तो स्टडीज़ में उन्होंने एबिलिटी का क्या यूज़ बताया है, प्राइवेटनेस, डिस्कोर्स, डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस एंड जजमेंट, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, एबिलिटी मतलब क्या है, स्टडी से आप इंसान के अंदर एबिलिटी आती है, और एबिलिटी जब होती है तो इंसान क्या कर सकता है, डिस्पोजिशन कर सकता है बिजनेस की, और जज जज कर सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को। तो उसमें एबिलिटी आती है मतलब डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस करने की एंड जजमेंट करने की, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 79, प्लीज़ डैश द कैंडल व्हेन पावर रेस्टोर्ड, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब का यूज़ करना है। कौन सी फ्रेजल वर्ब आएगी, पुट आउट, पुट डाउन, पुट अप, पुट फोर्थ। तो यहाँ पे यूज़ होगी पुट आउट। पुट आउट मतलब होता है बुझाना हिंदी में, है ना। तो प्लीज़ पुट आउट द कैंडल मतलब कैंडल को बुझा दो, व्हेन पावर रेस्टोर्ड, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे 80, दिस सडन रनिंग ऑफ ए हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स इज, ठीक है। जो हर्ड आप जानते ही हैं, है ना। तो जो हर्ड की रनिंग होती है, झुंड, जो एनिमल्स का जो झुंड होता है, उसका जो फ्राइटेंड मतलब एनिमल्स होते हैं, डरे हुए, घबराए हुए, जो जानवरों का जो झुंड होता है, वो जब भागता है एकदम से, उसको क्या कहते हैं, उस एक्शन को बोलते हैं स्टैम्पीड, अलूफ, फिस्टा, आइडलाइज, स्टैम्पीड बोलते हैं, ठीक है। बौखलाकर, एकदम घबराकर जब एनिमल्स का झुंड एकदम भागता है ना इधर से उधर। 81 है, वेयर आर स्कॉटिश किंग क्राउन, ये जो स्कॉटिश किंग है इनको क्राउन कहाँ पहना जाता है, ये बताना है आपको। एडिनबर्ग, स्कॉन, लंदन, डंसीनैन, सो स्कॉन, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 82, वाई इज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो मैकडफ है ये मार देता है ना मैकबेथ को, इन मैकबेथ प्ले बाई विलियम शेक्सपियर। तो प्रोफेसी ने जब प्रोफेसी की थी बिचेज ने कि तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा, तुम तो ज़रा मरो, इसके बाद भी ये मार देता है। तो क्यों क्यों इसको ये मारने में ये सक्षम हो जाता है, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन से ये बॉर्न है अपनी मदर के, ठीक है। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ही वॉज बॉर्न बाई सिजेरियन सेक्शन। तो इन्होंने यही बोला था विचेज ने कि कोई नॉर्मल इंसान तुमको नहीं मार सकता, बस कौन मार सकता है, जो सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुआ हो। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 83 है, द ओवरऑल टोन ऑफ दिस पोइम कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। ओवरऑल टोन ऑफ द पोइम क्या है, मॉर्नफुल, इमोशनल, सार्केस्टिक, वल्गर। सो इमोशनल है, इसकी जो टोन है ओवरऑल पोइम की वो इमोशनल है। और टू द वेस्ट विंड की बात हो रही है यहाँ पे। 84 है, द सीड्स आर कॉल्ड विंड इन द पोइम बिकॉज दे, जो सीड है ना, जो बीज होते हैं, उनको क्या बोला गया है पोइम के अंदर, विंग्ड। क्यों बोला गया है, फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। हैव विंग्स, उनके पंख हैं। आर विंग शेप्ड, विंग शेप के हैं वो। आर कैरिड अप इन द एयर फॉर डिस्पर्सल बाई द वेस्ट विंड। तो वो क्यों उनको विंग्ड बोला गया है, क्योंकि वो मतलब हवा से क्या होते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चले जाते हैं और मिट्टी के अंदर दफन हो जाते हैं, जिससे कि फिर जब स्प्रिंग आता है तो नए पेड़ उगाते हैं। तो जो सीड्स होते हैं वो विंग का काम करते हैं ना। नेक्स्ट है 85, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हैक्टिक रेड, पेस्ट पेस्टिलेंस स्ट्राइक इन मल्टीट्यूड रेफर टू दी। तो यहाँ पे ये येलो, ब्लैक, पेल, हैक्टिक रेड किसको बोला जा रहा है, सीड्स को, फ्लावर्स को, इंसेक्ट्स को, लीव्स को, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ बोला जा रहा है, येलो एंड ब्लैक, पेल एंड हेक्टिक रेड बोला जा रहा है सीड्स को। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 86, हु इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग द ड्यूक एंड द विजिटर एडमायर, ठीक है। सो उस पेंटिंग का सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में वो ड्यूक ऑफ फेरारा उस विजिटर से बात कर रहा है जो वहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, माई लास्ट डचेस बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग। द ड्यूक मदर, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, द ड्यूक्स लेट वाइफ, तो उसकी जो वाइफ है जिसको मार दिया था इसने,
उसी की तो पेंटिंग है, उसके बारे में वो उसको बता रहा है। 87 है यहाँ पे, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट वन ऑफ द ड्यूक्स कंप्लेन अगेंस्ट द डचेस। तो इनमें से कौन सी कंप्लेन है जो नहीं की गई ड्यूक की डचेस के अगेंस्ट? नॉट बीइंग अवेलेबल टू हिम एट ऑल टाइम्स, not being able to distinguish great men from common men, innocence riding a white mule. So, not being available to him at all times. So, A is the right answer. Next है 88. दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ठीक है, वो लोग भी सेवा करते हैं गॉड की जो केवल खड़े रहते हैं और वेट करते हैं अपनी बारी का, है ना। ये मतलब है वेयर डज दिस लाइन अपीयर। तो ये लाइन बहुत फेमस है, बहुत सारे एग्जाम में आती है। कहाँ अपीयर होती है? तो आपको पता है ये मिल्टन का बहुत ही फेमस सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वहाँ से ये लाइन ली गई है। ठीक है, तो याद रखना मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है 89, व्हाट इज मिल्टन क्वेश्चन टू गॉड। मिल्टन का क्वेश्चन क्या है भगवान के लिए? मिल्टन पूछते हैं भगवान से, आस्क इफ गॉड वुड डिमांड एक्टिव सर्विस फ्रॉम हिम। क्या भगवान को उसकी सेवा चाहिए? व्हेन ही हैज़ डिनाइड द लाइट ऑफ द आई टू हिम। और जब उसने उसकी आंखों की रोशनी उससे छीन ली है, तो मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि भगवान ने मुझसे आई साइड ले ली, मतलब मैं अंधा हो गया हूँ एट द एज ऑफ 44। अब भगवान को मुझसे अगर कैसे मतलब सेवा करवाना चाहते हैं भगवान, तो मैं कैसे अपनी आंखों के बिना भगवान की सेवा कर सकता हूँ? तो वो इस तरीके से सवाल कर रहे हैं कि क्या भगवान मुझसे सेवा करवाएगा मेरी आंखों को छीन कर मुझसे। ठीक है, तो ए ही करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना, ये ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 90, अ लॉन्ग पोइम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर ऑफ द होल कम्युनिटी रिटन इन अ नैरेटिव फॉर्म एंड लॉफ्टी स्टाइल इज कॉल्ड। ठीक है, तो लॉन्ग पोएम जो एक स्टोरी बताती है उस लीडर की जो पूरी कम्युनिटी को लीड करता है और लिखी जाती है नैरेटिव फॉर्म में, जिसका स्टाइल लॉफ्टी होता है, उसको बोलते हैं ड्रामा, एपिक, शॉर्ट स्टोरी, लिरिक्स। तो ये एपिक होती है। ठीक है, लॉन्ग पोइम जो किसी हीरो की कहानी सुनाती है वो उसको बोलते हैं एपिक। सूर्य पूरब में उगता है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 92, इन द सेंटेंस आई डाउट वेदर शी विल मीट हिम, वेदर इज। तो यहाँ पे ये वेदर जो आया है ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये क्या है? प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है। सो वेदर यहाँ पर ना कंजंक्शन है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 93, द सेंटेंस मैनी इंडियंस हैव सेटल्ड अब्रॉड इन रिसेंट ईयर इज ए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल कौन सा टेंस है यहाँ पर? मैनी इंडियंस हैव सेटल्ड अब्रॉड इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है, सो आपको पता है ये हैव कहाँ आता है? हैज़ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे 94, सेंटेंस हाउ एवर दे हैड ऑलरेडी बीन मैरिड आउटसाइड द विलेज इज ए। तो ये सेंटेंस क्या है आपको बताना है, कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर टेंस। सो पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हेन वाज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस कब पैदा हुए थे ये बताना है। सो विक्टोरियन नोवेलिस्ट हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशन के राइटर हैं, 1812 में। ठीक है, 1812। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 96, पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेलस। जेलस का मीनिंग कौन एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब सिनोनिम बताना है आपको जेलस का। एंथुजियास्टिक, एनवियस, प्राउड, पॉपुलर। सो जेलस मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना, तो एनवियस इज द राइट आंसर। ठीक है, सो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 97, द मीनिंग ऑफ लाइसन इज, मीनिंग लाइसन का मतलब क्या होता है? हेटर, लव, रफ, इंटीमेसी। ठीक है, सो लाइसन का मतलब होता है इंटीमेसी। सो डी इज द राइट आंसर। 98 का है गाल्सवर्दी बिलोंग टू। गाल्सवर्दी बिलोंग करते हैं किस सेंचुरी से? ठीक है, सो ये 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, द फर्स्ट इमेज दैट शैली विजुअलाइज इन द पोएम और टू द वेस्ट विंड इज ऑफ। तो पहली जो इमेज है जो शैली विजुअलाइज करते हैं इस पोएम के अंदर, वो किसकी है? एनचेंटर, अ फाइस मेंट, द ब्लू मेडिटेरियन, अ कॉमरेड ऑफ हिज वंडरिंग्स। तो कौन सी इमेज वो विजुअलाइज करते हैं? सो एक एनचेंटर की करते हैं वो। ठीक है, पहली लाइन स्टेंजा में वो वेस्ट विंड को चेंटर, एनचेंटर बोलते हैं, मतलब जादूगर। ठीक है,
नेक्स्ट है 100, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। 200 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग सम, 200 रुपीज़ आर नॉट अ बिग सम, आर नॉट अ बिग सम, 200 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग सम, कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? ठीक है, 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग सम, यहाँ पे सिंगल या सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका ये सिंगल एंटिटी है। ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 101। करेक्ट सेंटेंस इज, करेक्ट कौन सा है यहाँ पे? द बैग टुगेदर टुगेदर विद द बुक्स आर लॉस्ट, इज लॉस्ट, द बैग टुगेदर विद द बुक इज लॉस्ट, कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो बी वाला हो जाएगा, द बैग टुगेदर टुगेदर विद दी बुक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना द बैग, इसके बाद में ये सब आती है ना टुगेदर विद द बुक, तो इनके अकॉर्डिंग जो वर्ब नहीं लगती, वर्ब है ना पहले वाले हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, तो यहाँ पे ई जाएगा, है ना, बैग सिंगुलर है, सो द बैग इज़ लॉस्ट। 102 है, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट बनाना है। जैसे ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलास आई एम अनडन, तो उसने क्या कहा? उसने दुख से कहा कि वह क्या हो गया, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो आई एम अनडन, तो आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है आई, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, आई की जगह, है ना, और एम का आवाज हो जाएगा, तो ही वॉज अनडन। तो ही एक्सक्लेम्ड एलास दैट ही वॉज अनडन, तो एलास को भी चेंज कर दिया जाता है सैड में, तो ठीक है, ही टोल्ड एलास, ये भी गलत है, ये भी एलास नहीं आएगा, एलास चेंज हो जाता है ना, ही एक्सक्लेम्ड सैडली, तो उसने सैडली दुख से कहा दैट ही वॉज अनडन, है ना, आई ही हो गया यहाँ पे, एम का आवाज हो गया, तो सी सही है। 103 है, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। तो सिंपल है ये, ही सैड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वाच वॉट, मुझसे पूछा है ना, तो आई वॉज डूइंग वॉट आई वॉज डूइंग। ठीक है, तो पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। नेक्स्ट है यहाँ पे 104, पंचुएट द फॉलोइंग लाइन, पंचुएशन आपको करना है यहाँ पे, है ना, द ओल्ड मैन चकल एंड सैड, सैड, सैड के बाद है ना यहाँ पे मतलब आपको देखना है क्या पंचुएशन लगेगा। यू हैव येट टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली, माई चाइल्ड इज गिवन इन फॉलोइंग सेंटेंस, फाइंड आउट द करेक्ट वन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन ऑलरेडी दे रखे हैं, आपको करेक्ट वाला देखना है कि कौन सा करेक्ट है। द ओल्ड मैन चकल एंड सैड कॉमा, फिर यू हैव ये, तो यहाँ यू से पहले यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए ना, सैड के बाद कॉमा आ गया, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा नहीं है यहाँ भी, सैड है कॉमा, फिर ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है ना, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर भी वही है, यू हैव, यहाँ भी कॉमा होना चाहिए तो नहीं है। द ओल्ड मैन चक्कर एंड सैड, यहाँ पर है कॉमा दे रखा है यहाँ पे, ये वाला करेक्ट है, डी इज दी करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे 105, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस का एंटोनिम बताना है आपको। ठीक है, ऑरेकल, ऑप्टिकल, ओमिनस, और या फिर ऑस्टियर। तो ऑमिनस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑमिनस इज द एंटोनिम ऑफ ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस मतलब होता है शुभ, और ऑमिनिशियम मतलब, ऑमिनस मतलब होता है अशुभ। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 106, हु इज़ बिटेन बाई द स्कॉर्पियन इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज़ अ वेरी फेमस पोइम बाई नजीम एजेकल। ठीक है, तो उसकी माँ है जो स्पीकर की, इसमें पोइट की, उनको ये काट जाता है, तो मदर है ना, मदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 107, मेमोज आर विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो मेमोज है ये कम्युनिकेशन की कौन सी फॉर्म है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एक्सटर्नल या इंटरनल, तो इंटरनल। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 108, इन अ पोएम अ लाइन में आइदर बी एंड स्टॉप्ड और राइम्ड, ब्रोकन, एसेंटेड, रन ऑन। ठीक है, तो कोई भी लाइन पोएम के अंदर एंड हो जाती है या फिर रन ऑन करती है ना, तो डी इज़ द राइट आंसर। 109 है, एन इपीलॉग इज, इपीलॉग है प्रीफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इज विच इट इंट्रोड्यूस,
सुफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इट सम अप और एक्सटेंड, तो बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। एपिलॉग क्या है, सुफिक्स, जो टेक्स्ट के एंड में होता है, ठीक है। 110 है यहाँ पे, वॉट डज टू कैरी समथिंग आउट मीन। टू कैरी समथिंग आउट का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग, टू बियर समथिंग, टू कंटिन्यू डू समथिंग, टू डील समथिंग। सो टू डू समथिंग, ठीक है। टू कैरी समथिंग आउट का मतलब होता है टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, ठीक है, ध्यान रखना। ए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब इडियम ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, अपना ट्रम्पेट बजाना, है ना। तो फ्लैटर्स प्रेजेज अदर, एड मॉनिशेज अदर प्रेजेज, तो खुद की तारीफ करना मतलब अपनी तारीफ प्रशंसा के पुल बांधना। डी इज द राइट आंसर। 112 है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको देखना, जैसे बिगनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, मेंटेनेंस है ना, और गैराज है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे सब गलत दे रखे हैं। देखो बिगनिंग में डबल एन आई होता है ना, यहाँ एक्सप्लेन में यहाँ पे आई गलत होता है। एक्सप्लेन की स्पेलिंग क्या होती है, EXPLANETION होती है ना, और यहाँ पे भी बिगनिंग गलत है, मेंटेनेंस भी गलत दे रखा है। गैराज सही है यहाँ पे, है ना। गैराज की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, GARAGE, गैराज। 113 में है, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, बिलीव, रिसीव, कंसीव, सब आपको पता है ना। सी के बाद ई आता है, CEIVE, तो यहाँ पे भी सही है, CE है, यहाँ भी सही है। LI के बाद ई आएगा, ये सही है। बिलीव की गलत है स्पेलिंग, बिलीव गलत है, ठीक है, डी। 114 का है, ह्यूमर इज़ द शॉक और एब्जॉर्वर ऑफ लाइफ। ह्यूमर क्या है, शॉक एब्जॉर्वर है लाइफ का। इट हेल्प अस टेक द ब्लोज, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी यहाँ पे, अंडर स्टेटमेंट है, मेटाफर है, सिमली है, पर्सोनिफिकेशन है, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज़ होगा, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 115, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, बॉयज़ विल बी बॉयज़, तो लड़के होते हैं, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एपीग्राम, पर्सोनिफिकेशन, लाइटोडस, मेचोनमी। सो एपीग्राम, ठीक है, एपीग्राम फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, बॉयज़ विल बी बॉयज़। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 116 से 120, वही है आपका पैसेज दे रखा है यहाँ पे, पैसेज गिवन ब्रो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो वहाँ पे आपको एक पैसेज आएगा, ठीक है। सो ये पढ़ लो, पैसेज दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये इसके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, 1 से लेके 17, 18, 19, 20, ये 20 क्वेश्चन है इसके। इसको पॉज करके वीडियो को अपने क्वेश्चंस लगा लेना, यहाँ पर इसके आंसर की ये दे रखा है, ठीक है। 116 से लेके 120 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, तो आपने मिला लेना कौन सा आपके कितने सही हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये पूरी आंसर लिस्ट है। सो इसके साथ ही हमारा जो प्रैक्टिस सेट 8 था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे, ठीक है। टोटल इस बुक में 10 सेट हैं। सब पूछते हैं कमेंट में कि मैडम कितने सेट हैं इसके अंदर, तो टोटल 10 सेट हैं। उसके बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 10 सेट मतलब 10 सेट का प्रैक्टिस सेट था ये। सो 8 हमारे हो गए, 2 और हैं, 9 और 10 कर लेंगे हम, एग्ज़ाम से पहले ही कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।